तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग CNT SPT एक्ट मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 1 हम लोग डिस्कस किए थे और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपका टोटल 20 है और हम लोग टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन होंगे। और इस तरह से देखा जाए तो आपका 400 जो MCQ का प्रैक्टिस हो जाएगा CNT और SPT दोनों को मिलाकर। तो आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि छोटानागपुर भूधिरिती अधिनियम कब लाया गया था। इसका ऑप्शन है 1879, 1869, 1779 या फिर 1969। तो हम सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि छोटानागपुर भूधिरिती अधिनियम जो है वो आपका 1869 ईस्वी में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, CNT एक्ट का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है। CNT एक्ट का जो प्रारूप था यानी कि ड्राफ्टिंग यानी कि उसका मसौदा, इसको तैयार करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। ऑप्शन है फादर हॉफमैन, विल्किंसन, राखलदास हल्दर या फिर H रिजले साहब को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। तो CNT एक्ट का प्रारूप तैयार करने का जो श्रेय है वो आपका फादर हॉफमैन साहब को दिया जाता है और छोटानागपुर भूधिरिती अधिनियम 1869 ईस्वी में लाया गया था। इस तरह से 2 ठो आपका जो है MCQ यहाँ पे सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3, CNT एक्ट में कुल कितने अध्याय है। 17, 18, 19, 20। तो हम सभी को पता है कि जो आपका CNT एक्ट है इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो वो आपका 19 चैप्टर है। इसके अलावा 2 ठो आपका इसी में ही 2 क्लॉजेस में करके बांटा हुआ है, ठीक है ना, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 19 चैप्टर है, 2 क्लॉज है और आपका 271 धारा है CNT एक्ट में, ठीक है। तो इस लाइन को आप एकदम याद रखिएगा हमेशा। तो जब कभी भी CNT एक्ट के बारे में आए तो CNT एक्ट में हमेशा याद रखिएगा कि CNT जो एक्ट है इसमें टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर हो जाएंगे वो आपके 19 चैप्टर हो जाएंगे। तो इसमें 19 चैप्टर जो है वो पूरे इसमें दिए गए हैं, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसमें 2 ठो आपके सब क्लॉज है, कौन कौन है एक बार उसको भी देख लीजिए आप। तो CNT एक्ट में टोटल 19 चैप्टर, 2 ठो क्लॉजेस है और 271 धारा है। 2 क्लॉज कौन कौन है वो देख लीजिए। सबसे पहले जब आप चैप्टर नंबर 9 की बात कीजिएगा जिसमें हम लोग लगान के बारे में साधारण उपबंध दिया हुआ है, जो आपका धारा 52 से लेकर धारा 53 तक जिसमें देखने को मिलता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है अध्याय, वो है आपका 9 क्लॉज का, जिसमें आपका बंजर भूमि का बंदोबस्त दिया हुआ है। और इसमें अगर हम लोग धारा यानी कि सेक्शन की बात करें तो वो हो जाएगा 63 क्लॉज का और 63 क्लॉज खा, तो ये इसमें शामिल है। इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो 16 ये आपका चैप्टर नंबर 16 जो है, तो चैप्टर नंबर 16 के बाद आपका चैप्टर 16 क्लॉज का भी है और जिसमें आपका उड़ीसा और बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम इसके बारे में इसमें बतलाया गया है, ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो CNT एक्ट में टोटल 19 चैप्टर है, 2 क्लॉजेस है, कौन कौन है, एक तो है आपका क्लॉज 9 का और एक आपका 16 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि CNT के किस धारा में इसके संक्षिप्त नाम का उल्लेख किया गया है। तो चैप्टर 1 प्रारंभिकी है जिसमें धारा 1 से लेकर धारा 3 तक शामिल किया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम लोग काश्तकारों के वर्ग के बारे में देखते हैं, जिसमें आपका धारा 4 से लेकर धारा 8 तक शामिल है, ठीक है, इस तरह से। तो धारा 1 जो है, धारा 1 में आपका संक्षिप्त नाम, इसका प्रसार कहाँ कहाँ पे है, ये सभी बताया गया है। अगर हम लोग धारा 2 की बात करें तो इसको निश्चित कर दिया गया है, अब ये नहीं है। वहीं अगर हम लोग धारा 3 की बात करें तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यानी कि परिभाषा दिया हुआ है, 15-16 टू टर्मिनोलॉजी दिए हुए हैं। धारा 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका काश्तकार के वर्ग बताए गए हैं और काश्तकार के वर्ग में टोटल 4 जो है काश्तकारों को शामिल किया जाता है, जैसे कि आपका भूधारक है, रैयत है, दर रैयत है और मुंडारी खुदकट्टीदार है। ये 4 को आपका काश्तकार के वर्ग में बतलाया गया है। तो CNT एक्ट के धारा 1 में इसके संक्षिप्त नाम और इसके प्रसार का उल्लेख जो है वो किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि CNT एक्ट को भारत के गवर्नर जनरल ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की थी। तो CNT एक्ट हम सभी को पता है ये 11 नवंबर 1908 से ये लागू है।
बट इसको उस समय का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है ना, तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था वो इसको अपना स्वीकृति कब प्रदान किया था, ठीक है, वो आपको डेट बतलाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अक्टूबर 1908। तो 29 अक्टूबर 1908 को भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा CNT एक्ट को जो है वो परमिशन दिया गया था, स्वीकृति प्रदान किया गया था। उसके बाद 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको गवर्नर जनरल का स्वीकृति कब मिला, तो 29 अक्टूबर 1908 को, 29 अक्टूबर 1908 को। क्वेश्चन नंबर 6, कोड़कर भूमि का आशय क्या है। देखिए यहाँ पे फिर अभी आया ना, तो अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी है कि कोड़कर भूमि क्या होता है, तो भूगुत बंधक क्या होता है, कृषि वर्ष क्या होता है, भूधारक किसे कहते हैं, ये सभी जितने भी परिभाषा है ये आपके धारा 3 चैप्टर नंबर 1 में ही दिया गया है, ठीक है। तो कोड़कर भूमि का आशय क्या है, ऑप्शन है कोड़कर तैयार भूमि, या फिर खुदाई की हुई भूमि, या फिर कोड़कर तैयार धान खेत भूमि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कोड़कर भूमि को ही हम लोग क्या क्या बहुत सारे नामों से उसको जानते हैं, कोड़कर भूमि को ही अगर हम लोग इसमें देख लें तो जैसे कोड़कर भूमि को ही हम लोग क्या क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। कोड़कर भूमि को ही हम लोग जलससान भूमि कहते हैं, भापला भापला कंधत ऐसे करके कुछ नाम भी है। ये सभी जो है नाम आपका उसी को ही कहा जाता है, कोड़कर भूमि को ही कहा जा रहा है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, भापला, खानवत, जलससान और अरियत, ये तीनों नाम जो है वो कोड़कर भूमि को ही कहा जाता है। और कोड़कर भूमि मतलब क्या है, तो कोड़कर मतलब भूमि को तैयार किया जाता है धान की खेती के लिए या फिर अन्य खेती के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, संथाल परगना को जिले के रूप में कब गठन किया गया है। तो संथाल परगना का जो गठन है वो जिला के रूप में कब हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि 1856। देखिए सबसे पहले आपको 1855 में याद रखना विद्रोह हुआ है, ठीक है। तो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ है जिसमें आपका सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो ये सभी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद 1856 में संथाल परगना जिला बन गया। उसके बाद 1857 का क्रांति भी हो गया था, इसको भी याद रखिएगा। तो 1857 की क्रांति के ठीक एक साल पहले संथाल परगना जिला बनता है। वो कैसे बनता है, क्योंकि संथाल परगना में आपका संथाल विद्रोह होता है, इस कारण से फिर संथाल परगना जिला को बनाया जाता है, उसका गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जंगल तरी ट्रैंक के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो जंगल तरी ट्रैंक किसको कहा जा रहा है, तो ऑप्शन है राजमहल क्षेत्र को, पाट क्षेत्र को, कोल्हान क्षेत्र को, या फिर इनमें से सभी को। तो जंगल तरी, तो जंगल तरी जो क्षेत्र है ये आपका ऑप्शन नंबर ए राजमहल वाले क्षेत्र को ही कहा जा रहा है। राजमहल बोले तो संथाल परगना वाला रीजन, तो राजमहल उसके आसपास का जो रीजन है पहाड़ी इलाका है उसी को ही जंगल तरी ट्रैंक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था। तो पूछा जा रहा है कब लागू किया गया था। देखिए 1856 में तो आपका संथाल परगना जिला बना है, ठीक है। 1869 में आपका छोटानागपुर भूधिरिति अधिनियम आया है, ठीक है। और 1872 में आपका संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। कब, तो 1872 में। ये 3 डेट याद रखिएगा। तो 1872 में संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। 1869 में आपका छोटानागपुर भूधिरिति अधिनियम, 1856 में संथाल परगना जिला बना था, 1857 की जो है रिवोल्ट हुआ था। उसके अलावा 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो उसमें पार्टिसिपेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 10, एसपीटी एक्ट में कुल धाराओं की संख्या कितनी है। तो एसपीटी एक्ट में टोटल कितना धारा है, तो आपको पता है जैसे अभी सीएनटी के बारे में बताया गया था ठीक उसी तरह एसपीटी के बारे में याद रखना है। तो एसपीटी एक्ट में अगर हम लोग धारा की बात करें तो धारा आपका 72 है टोटल, कितना है, तो वो आपका हो जाएगा आपका 72 धारा इसमें शामिल है, किसमें, तो सीएनटी एक्ट में। तो सीएनटी एक्ट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो आपका 9 चैप्टर हो जाएंगे और आपका 72 को धारा हो जाएगा। तो सीएनटी एक्ट में 9 चैप्टर है और आपके 72 धारा है सीएनटी एक्ट में, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखिएगा एसपीटी में, सॉरी सीएनटी में नहीं, एसपीटी में, एसपीटी एक्ट में 9 चैप्टर है और आपका 72 धारा है। तो एसपीटी एक्ट में 9 चैप्टर 72 धारा, और सीएनटी एक्ट में
19 चैप्टर, 2 ठो क्लॉजेस है। कौन कौन है? एक तो है आपका 9 का और एक आपका 16 का, ठीक है। और उसके अलावा 271 धारा है। तो CNT में 271 धारा और SPT में केवल 72 धारा। उसमें 19 चैप्टर, इसमें 9 चैप्टर, उसमें 2 ठो क्लॉजेस, इसमें भी आपका 2 ठो क्लॉजेस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, SPT एक्ट किस जिले में लागू नहीं होती है? तो याद रखिएगा SPT एक्ट जो है वो आपके संथाल परगना में जो टोटल आपका नंबर ऑफ 6 जिला है जो है वहीं पे आपके लागू होते हैं। 6 जिला की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन कौन हो जाएंगे? तो वो 6 जिला की अगर देखिएगा तो उधर आपका साहेबगंज हो जाएगा, गोड्डा हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा, दुमका हो जाएगा। उसके अलावा आपका साहेबगंज हो जाएगा, अभी बताया ना, देखो साहेबगंज पहला, दूसरा दुमका, तीसरा गोड्डा, चौथा पाकुड़, पाँचवा देवघर, छठा जामताड़ा, ठीक है। यही 6 जिला में लागू होगा। बाकी बात इधर वाले जितने भी जिले हैं सब में आपका ये SPT एक्ट मतलब सॉरी CNT एक्ट लागू होगा। तो जामताड़ा में लागू होगा, गोड्डा में भी होगा, देवघर में होगा और धनबाद में नहीं होगा। तो झारखंड में 18 ज़िले में CNT एक्ट लागू है, बाकी 6 जिला संथाल परगना का जो जिला है उसी में आपका SPT एक्ट लागू है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि SPT एक्ट किस ज़िले में लागू नहीं होगा? तो ऑप्शन के अनुसार धनबाद ज़िले में लागू नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, SPT एक्ट को अधिसूचित कब किया गया था? तो जो आपका SPT एक्ट जो है वो आपका उसको नोटिफाइड कब किया गया था, उसका नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था? जैसे CNT एक्ट का तो हम लोग को सभी को पता है 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट को जो है वो नोटिफाइड किया गया था। और अगर SPT एक्ट की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा 1 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। तो 1 नवंबर 1949 को SPT एक्ट को जो है वो अधिसूचित किया गया था। तो 1 नवंबर 1949 को SPT एक्ट को अधिसूचित किया गया था, SPT एक्ट को अधिसूचित किया गया था, ठीक है। और वहीं अगर CNT एक्ट की बात करें तो 11 नवंबर 1908 को इसको अधिसूचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, SPT एक्ट के प्रावधानों को किसी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र से वापस लेने तथा पुनः उसी क्षेत्र में लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो बोला जा रहा है कि SPT एक्ट का जितना भी प्रोविज़न है उसको किसी क्षेत्र से वापस लेने का अधिकार या फिर उसी क्षेत्र में वापस उसको लागू करने का अधिकार, ये सभी किसके पास है? अपर उपसमाहर्ता के पास, राज्य सरकार के पास, उपायुक्त के पास या फिर आयुक्त के पास। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, अब बनाए इससे थोड़ा बहुत घुमाया जाता है। तो SPT एक्ट का जितना भी प्रावधान है उसको किसी भी क्षेत्र से हटाने का या फिर उसी क्षेत्र में वापस से लागू करने का जो अधिकार है वो केवल केवल राज्य सरकार को है। इसमें उपायुक्त, आयुक्त और उप समाहर्ता या फिर अपर समाहर्ता ये सभी का भूमिका कुछ भी नहीं है। तो केवल केवल राज्य सरकार के आदेश के द्वारा ही SPT एक्ट का जितना भी प्रावधान है वो किसी भी क्षेत्र में वापस वहाँ से लिया जा सकता है किसी भी क्षेत्र से, या फिर उसी क्षेत्र में वापस उसको लागू किया भी जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, छोटानागपुर भूधिरितीय अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 1869 में। तो यही बोला जा रहा है कि छोटानागपुर भूधिरितीय अधिनियम 1869 में किस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है? तो इसमें किस शब्द को जो है वो परिभाषित नहीं किया गया था छोटानागपुर भूधिरितीय अधिनियम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडारी खुटकट्टी का, इसमें परिभाषित नहीं किया गया था, ठीक ना। भुइंयरी का किया गया था, भूत खेता भूमि क्या होता है उसको भी परिभाषित किया गया था। बैत खेता का भी जो है वो बैट खेता या फिर बैट खेता को भी परिभाषित किया गया था। तो छोटानागपुर भूधिरितीय अधिनियम 1869 में आया था। इसमें भुइंयरी, भूत खेता, बैट खेता ये सभी शब्द को परिभाषित किया गया था, बट मुंडारी खुटकट्टीदार को परिभाषित नहीं किया गया था। इस लाइन को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, छोटानागपुर भूधिरितीय अधिनियम के तहत छोटानागपुर भूधिरितीय अधिनियम के तहत भुइंयरी तथा मंझियस भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार करवाने का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है? तो बोला जा रहा है कि छोटानागपुर जो भूधिरितीय अधिनियम था 1869 में, इसके तहत एक तो आपका भुइंयरी ज़मीन का और एक आपका मंझियस ज़मीन का, दोनों का सर्वे किया गया था। तो इसका जो अधिकार अभिलेख है, अधिकार बोले तो इसका राइट, अभिलेख बोले तो इसका रिकॉर्ड, तो इसका जो राइट का किसके पास कितना अधिकार है ये सभी जो रिकॉर्ड है वो तैयार करवाने का जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया गया था? उपायुक्त के द्वारा, राजस्व अधिकारी के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या फिर विगिल्ट कमिश्नर के द्वारा? किसके द्वारा ये दिया गया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विगिल्ड कमिश्नर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें उपायुक्त का कोई भूमिका नहीं है, राजस्व अधिकारी का भी भूमिका नहीं है और राज्य सरकार का भी कोई भूमिका नहीं है। तो छोटानागपुर भूधिरिति अधिनियम 1869 में आया था। इसके तहत भूइंरी जमीन और आपका मझियस जमीन, इन दोनों का रिकॉर्ड जो राइट है वो तैयार करवाया गया था, यानी कि अभिलेख अधिकार तैयार करवाया गया था, अधिकार अभिलेख तैयार करवाया गया था। और ये अधिकार अभिलेख तैयार करवाने का जो ऑर्डर है, जो आदेश है, वो आपका विगिल्ड कमिश्नर के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो विगिल्ड कमिश्नर, या फिर बोलिए ना कमिश्नर के द्वारा। इसमें उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, राज्य सरकार, इसका कोई भूमिका नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी भी क्षेत्र में छोटानागपुर ने किसी भी क्षेत्र में एसपीटी एक्ट का जो भी प्रावधान है उसको वापस लेना है या फिर उसी क्षेत्र में वापस से उसको लागू करना है, तो ये सभी काम आपका राज्य सरकार करेगा, केवल राज्य सरकार। लेकिन छोटानागपुर भूधिरिति अधिनियम के तहत भूइंरी जमीन और आपका मझियस जमीन, ये सभी जमीन का जो अधिकार अभिलेख है, ये तैयार करवाने का अधिकार वो केवल कमिश्नर के पास है। ठीक है ना, विगिल्ड कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सीएनटी एक्ट का प्रारूप किस वर्ष जो है वो तैयार हो गया था? अभी आपको बताया गया था ना कि सीएनटी एक्ट का जो प्रारूप है उसको तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किस व्यक्ति ने निभाया था? तो सीएनटी एक्ट का प्रारूप तैयार करने का जो श्रेय है वो आपका फादर हॉफमैन साहब को दिया जाता है। और सीएनटी एक्ट जो है वो आपका 11 नवंबर 1908 से लागू हो गया है। वहीं अगर एसपीटी एक्ट की बात करें तो वो आपका 1 नवंबर 1949 से लागू हुआ है। तो बोला जा रहा है कि सीएनटी एक्ट का जो प्रारूप है वो किस वर्ष तैयार हुआ था? इसका प्रारूप तैयार करने का श्रेय फादर हॉफमैन साहब को दिया जा रहा है। तो ये किस वर्ष तैयार हो गया था सीएनटी एक्ट का प्रारूप? तो प्रारूप जो है वो आपका इसका 1908 में ही तैयार हो गया था, सॉरी 1903 में तैयार हो गया था। ठीक है, तो इसका प्रारूप जो है वो आपका 1903 में ही तैयार हो गया था इसका प्रारूप। ठीक है, इस लाइन को आप याद रखिएगा। तो सीएनटी एक्ट का प्रारूप किस वर्ष तैयार हो गया था? तो ये आपका 1903 में तैयार हो गया था। और इसको तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपका फादर हॉफमैन साहब को ही दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो बोला जा रहा है कि सीएनटी एक्ट को किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल ने स्वीकृति प्रदान की थी? किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी? अच्छा, हमको ये बताइए सबसे पहले आप कि सीएनटी एक्ट 1903 में इसका जो है वो ड्राफ्टिंग यानी कि इसका प्रारूप तैयार हुआ, किसको दिया जाता है इसका श्रेय? फादर हॉफमैन साहब को। फिर सीएनटी एक्ट लागू कब हुआ? तो ये आपका 1908 में लागू हुआ। कब? तो 11 नवंबर 1908 को। लेकिन इसको स्वीकृति जो है वो गवर्नर जनरल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 29 अक्टूबर 1908 को दिया गया था। कब? तो 29 अक्टूबर 1908 को दिया था। तो जब वो दिया गया था तो वो आपका किस गवर्नर जनरल जो है वो किस अधिनियम के तहत दिया गया था उसको? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, या भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, या फिर मॉर्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये जो है इसी के तहत सीएनटी एक्ट को भारत के गवर्नर जनरल ने स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, तो सीएनटी एक्ट को भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा 29 अक्टूबर 1908 को स्वीकृति प्रदान की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। किसके तहत? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और ये डेट कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1908 को। 29 अक्टूबर 1908 को किसके तहत? तो आपके गवर्नर जनरल के तहत। कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1908 को। और किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे काश्तकारों या फिर काश्तकारी के वर्ग में शामिल नहीं किया गया है? तो अभी आपको बताया गया था चैप्टर नंबर 2 जो है आपका काश्तकार के वर्ग बतलाया गया है, जिसमें आपका धारा 4 से लेकर धारा 8 तक शामिल किया गया है। धारा 4 में आपका काश्तकार का वर्ग बताया गया है और बोला गया कि काश्तकार के वर्ग में 4 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। एक तो आपका भूधारक, दूसरा है रैयत, तीसरा है दर रैयत और चौथा है आपका मुंडारी खुटकट्टीदार। रैयत जो है, रैयत को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। एक है आपका अधिभोगी रैयत यानी कि ऑक्यूपेंसी रैयत, एक है आपका अनाधिभोगी रैयत और एक है आपका खुटकट्टी प्राप्त
खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, ये है। तो काश्तकार के वर्ग में रैयत है, भूधारक है, दर रैयत है, मुंडारी खुटकटीदार है, बल्कि मुंडारी खुटकटीदार है, ना कि भुइयारी खुटकटीदार। तो काश्तकार के वर्ग में भुइयारी खुटकटीदार को शामिल नहीं किया गया है। किसको शामिल किया गया है? मुंडारी खुटकटीदार को शामिल किया गया है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, दर रैयत किसके अधीन जो है वो भूमि धारण करता है? रैयत के अधीन, जमींदार के अधीन, भूस्वामी या फिर मुंडारी खुटकटीदार। अभी आपको बताया गया था कि काश्तकार के वर्ग में 4 व्यक्ति को शामिल किया जाता है, भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी खुटकटीदार को। रैयत के अधीन भूमि धारण जो कहता है उसी को हम लोग दर रैयत कहते हैं। रैयत जो है वो 3 प्रकार का होता है, एक होता है अधिभोगी रैयत, एक होता है अनाधिभोगी रैयत, एक होता है आपका खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। तो दर रैयत जो है वो आपका किसके अधीन भूमि धारण करता है? तो ये जो है वो आपका रैयत के अधीन ही भूमि धारण करता है। और काश्तकार के वर्ग में भूधारक, रैयत, दर रैयत, मुंडारी खुटकटीदार, इसको शामिल किया गया है। इसके बाद जो आपका रैयत था, रैयत का 3 प्रकार है, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रैयत की श्रेणी में किसे शामिल किया गया? अभी आपको बताया गया था रैयत का भी 3 गो परिभाषा है, मतलब 3 गो उसका भाग है। अधिभोगी रैयत है, अनाधिभोगी रैयत है, मुंडारी खुटकटीदार, मुंडारी खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। ठीक ना, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अधिकार प्राप्त रैयत या खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो रैयत के अंतर्गत हम लोग अधिभोगी रैयत यानी ऑक्यूपेंसी रैयत को शामिल करते हैं, अनाधिभोगी रैयत यानी कि नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को शामिल करते हैं, और मुंडारी खुटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत या फिर खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत को भी हम लोग शामिल करते हैं। एक होता है आपका मुंडारी खुटकटीदार, एक होता है आपका खुटकटी प्राप्त रैयत। दोनों में क्या अंतर है वो देख लीजिए। मुंडारी खुटकटीदार कहने का मतलब है कि 2 ठो गाँव है, ए है और बी है। अगर ए गांव वो है मुंडा का गांव है, अगर ए गांव का ही यानी कि ए गांव का ही कोई मुंडा व्यक्ति अपनी ही ज़मीन में खेती कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मुंडारी खुटकटीदार। क्या बोलेंगे? मुंडारी खुटकटीदार। लेकिन बी गांव यानी कि दूसरे गांव का मुंडा व्यक्ति ए गांव में आया और ये भी वो भी मुंडा ही है और वो यहाँ पे आके मुंडा की ज़मीन पे ही, जिसको हम लोग खुटकटी ज़मीन कहते हैं, उसी खुटकटी ज़मीन पे वो खेती कर रहा है तो उसको हम लोग मुंडारी खुटकटीदार नहीं कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। अगर वो उसी गांव का रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मुंडारी खुटकटीदार। लेकिन अगर वो दूसरे गांव से आके हमारे गांव में वो भी मुंडा है और हमारे मुंडा की ज़मीन पे ही खेती कर रहा है यानी खुटकटी ज़मीन पे ही खेती कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, क्योंकि उसको अधिकार मिला है ना। तो ये हो जाएगा। तो मुंडारी खुटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत, मुंडारी खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत बोलिए या फिर खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत बोलिए, ये दोनों एक ही है। तो ये रैयत के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो काश्तकार के वर्ग में आपका भूधारक, रैयत, दर रैयत, मुंडारी खुटकटीदार, इसको शामिल किया गया है। रैयत के अंतर्गत अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से देखिएगा तो जो आपका CNT SPT एक्ट का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें जो है नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है वो आपका 20 था और 20 क्वेश्चन का जो है वो प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे अच्छा से कर लिए हैं। इस तरह से अगर आप देखिएगा तो टोटल इसमें टोटल नंबर ऑफ जो प्रैक्टिस सेट जो है वो टोटल 20 होंगे। और अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट अगर कंप्लीट कवर कर लेते हैं तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो है वो तैयारी बहुत अच्छा तरीके से हो जाएगा। अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं यानी कि 400 MCQ अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 400 MCQ सॉल्व करने के बाद देखिएगा कि आपको CNT SPT में कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपके लिए ये बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसका जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, फिर इस तरह करते करते 20 तक इसको हम लोग लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।